सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है यार, इतने भी बेकार क्वेश्चंस नहीं है। बताओ पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड का नहीं पूछ रही हूँ, पहले फर्स्ट का बताओ आंसर। प्रथा। आंसर बोलो इसका क्या रहेगा, फर्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड बाय एली लिली टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है। उसके बाद साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल वाया आरएनए इंटरफेरेंस बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। रुद्र, तुम दोनों बात करना बंद करो। कोई डिस्कस मत करो, खुद से बताओ। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसका है? एंटीट्रिप्सिन का एडी है। एम्फाइसिमा का है वो। और क्राइवन एबी। क्राइवन एसी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी। हाँ, यानी कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का एम्फाइसिमा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? नहीं। अगर नहीं दिया रहता तो नहीं बताते ना, ये वाला आंसर नहीं पता होता ना। ये वाला बताओ स्टेटमेंट का। हाँ, बैक्टीरिया बायोरिएक्टर्स को यूज करते हैं लार्ज स्केल बैक्टीरियल कल्चर्स के लिए। नेक्स्ट। दो सेंटेंस बस है इसमें। बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय अ जीन क्राइवन एसी। ये सही है या गलत है? BT toxin exists as an inactive protoxin in Bacillus thuringiensis. However, after ingestion by the insect, inactive gets active form due to acidic pH of the insect gut. तो आंसर कौन सा है? क्या? हाँ, वो ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक और कोडेड बाय जीन क्राइवन एसी। बीटी टॉक्सिन का कौन सा रहता है? कॉटन बॉलवर्म्स है ना वो। तो कॉटन बॉलवर्म्स का क्या रहता है? हाँ, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या रहेगा? सेकंड वाला फॉल्स है। सेकंड वाला फॉल्स क्यों है? एक के बाद सब आंसर बता देंगे। Two DNA sequences were prepared corresponding to A and B chain of human insulin and were introduced in the plasmids of agrobacterium to produce the insulin chain. Statement पहला, chain A and B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bonds to form human insulin. Important. वो क्या देख रहा है कॉपी में? बाकी लोग भी नहीं बताएंगे आंसर्स, बस प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Some ethical standards are required to evaluate the morality of scientific human activities that might help or harm living organisms. कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स या रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम साइंटिफिक जो ह्यूमन उसका मोरालिटी को इवेल्युएट कर सके, ये चीज है. और दूसरा जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमिटी जीईएसी का जो फुल फॉर्म लिखवाई थी मैं, वो रहेगा वो डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म. मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. एथिकल स्टैंडर्ड्स में इसका नहीं आता जीईएसी का, एथिकल इश्यूज में ही तो पढ़े हैं ना. दोनों सही है, क्वेश्चन में ये दिया है ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो. एथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर ही आते हैं जीएसी कमिटी का. फिर वही प्रथा, वहां क्या है अभी. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ही शुरू करेंगे. एक दो क्वेश्चन ही तो बचे हैं. It is present in inactive state and once insects ingested, it is converted to an active form. ठीक है, हाँ, उसको एसिडिक नहीं, यही वाला सी है. उसका बस पूछा है. एक सेकेंड, डजंट किल द बैसिलस पूछा है ना, तो डजंट किल द में वो नहीं आएगा फिर. प्रोटॉक्सिन को प्रोटीन चाहिए होगा, हाँ प्रोटीन चाहिए होगा, क्राई प्रोटीन चाहिए होती है ना, तो उसके लिए तो वो रहेगा कॉन्जुगेट फॉर इट्स एक्टिवेशन. डजंट है तो. नेक्स्ट, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन all eukaryotic organism as a method of cellular defense. सेलुलर डिफेंस के लिए आरएनए इंटरफेरेंस यूज करते हैं, बचाव के लिए. सेकेंड, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल. कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड था क्या, थोड़ी देर पहले क्या किए थे अभी. एक वर्ड मिस हो रहा है यहाँ पे, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं सिर्फ डबल स्टैंडर्ड था वो, तो ये क्या हो जाएगा. ठीक है, प्यूरिफिकेशन में डीएनए प्रेसिपिटेट हो रहा है. जीन गन मेथड में माइक्रो पार्टिकल्स किसके रहते हैं, टंगस्टन और गोल्ड के. चलो फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं. कौन खुश हो गया, जाके कर क्या चाहिए. तो हाँ, ऑफिस में बोलना कर देंगे. रोल नंबर 4 का लिखा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. ये बोरिंग है. चैप्टर स्टार्टिंग हो रहा है, ये यूनिट है ना, तो उसका इंट्रोडक्शन के लिए. हाँ, ये ज्योग्राफी है पूरा. साइंस इज द मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. चलो ठीक है. इकोलॉजी क्या होता है, रुद्र, बस उसका नाम अच्छे से रटा हुआ है इसलिए बोला जा रहा है बार बार. ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है, जो किसके साथ डील करेगा, इकोसिस्टम यानी कि एनवायरनमेंट के साथ, तो रिलेशनशिप बताएगा ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट जो भी रहेगा. फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें रहेंगी,
तो ये टोटल हम लोग देख रहे हैं, इसमें याद रखना इकोलॉजी 4 लेवल्स ऑफ क्या रहेगा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। पहला ऑर्गेनिज्म, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिटीज और फोर्थ क्या रहेगा, बायोम्स। वही ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन इसलिए तो पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ, सुन लो। पहले एटम से क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, के बाद उसके बाद पूरे क्या बन रहे हैं, सेल बन रहे हैं, सेल के बाद टिश्यूज, टिश्यूज के बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिला के क्या बन रहा है, बायोटिक कम्युनिटी रहेगा। बायोटिक कम्युनिटी प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या मिला रहे, इकोसिस्टम बन रहा है। अब इकोसिस्टम मिला के क्या बनाता है, बायोम बनाता है। अलग अलग इकोसिस्टम है, जैसे ग्रासलैंड का इकोसिस्टम रहेगा, पॉन्ड इकोसिस्टम रहेगा, सब मिला के बायोम्स बना रहे हैं यहाँ पर। और बायोम मिला के क्या बनाता है, बायोस्फीयर का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि हर एक इंडिविजुअल जो रहेगा उसको क्या जरूरत रहे, हर एक इंडिविजुअल को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। अब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म ही क्या रहेगा, बेसिक यूनिट रहेगा इकोलॉजी का। उसके बाद तुम लोग क्या पढ़ोगे इसमें, कंपटीशन का, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल जैसे कि सेम स्पीशीज है कोई भी प्लेस में और स्पेसिफिक टाइम पे भी प्रेजेंट है, तो वो पूरा मिला के क्या बना रहे, पॉपुलेशन बना रहे। अब कोई भी जो इंडिविजुअल है पॉपुलेशन में एक साथ अगर प्रेजेंट है तो वो कंपटीशन में ही रहता है एक दूसरे के साथ। तो उस कंपटीशन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं। उसके बाद जैसे कि क्या रहेगा, बायोलॉजिकल कम्युनिटी कैसे बन रहा है, कैसे बनेगा, वो सारी असेंबली होंगी किन चीजों की, ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर में जो जो प्रेजेंट रहेगा वही बायोलॉजिकल कम्युनिटी रहेगा। जितने भी ऑर्गेनिज्म है और एनवायरनमेंट के जो भी तुम्हारे टेम्परेचर और पीएच वगैरह सारी चीजें जो प्रेजेंट है वो रहेगा। अब यहाँ से मेन देखना बायोम। बायोम मतलब क्या रहता है, लार्ज यूनिट, ठीक है, पूरे सारा इकोसिस्टम को मिला के। तो इसमें क्या रहेंगे, मेजर वेजिटेशन टाइप्स रहेंगे और क्या रहेगा, जो भी उसके साथ एसोसिएटेड फौना है। फौना मतलब फौना एनिमल्स है, फ्लोरा प्लांट्स का रहेगा, ये है। तो एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन में। अब मेजर बायोम्स में क्या क्या आते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, सी कोस्ट और क्या रहेगा, डेजर्ट। तो बायोम क्लियर हुआ, बायोम क्या होता है, क्या होता है। तो इसमें ना, नहीं इसमें मैंने उसमें 4 बेसिक बताया था, तो इसमें देख लेना, डेजर्ट, ग्रासलैंड, आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा जो रीजन में जो है, कोनिफेरस, टेम्परेट और क्या रहेगा, ट्रॉपिक। ये सारे क्या रहते हैं, मेजर बायोम्स रहते हैं। उसके अंदर मेजर बायोम्स इंडिया में कौन से जो मैंने अभी चारों बताए वही, कौन सा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस, डेजर्ट और एक, तो ये चारों इंडिया में मेजर हैं, याद रखने के लिए। ये डायग्राम दिया होगा या ग्राफ दिया होगा, हाँ ये दिया होगा। ये एनुअल प्रेसिपिटेशन, समझ में आया, कोई कुछ मत बोलो, बस हो गया। कोई, ये दूसरा चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर में ही है, फिर वो दूसरे चैप्टर में। ठीक है छोड़ो। एनुअल प्रेसिपिटे एक मिनट, एनुअल प्रेसिपिटेशन के हिसाब से वो क्या बता रहा है, रीजन्स बता रहा है टेम्परेचर के हिसाब से। तो यहाँ देखना, ये टेम्परेचर का, तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है, मतलब जबरदस्ती उसकी बुक में नहीं है तो खोज के निकालना है कि उसकी बुक में है करके, पढ़ना नहीं है, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, आर्कटिक रीजन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये किसके हिसाब से, रेनफॉल के हिसाब से और टेम्परेचर के हिसाब से। तो इनको अलग अलग किस में डिवाइड किया गया है, बायोम्स में डिवाइड किया गया है, इतने रीजन में ये प्रेजेंट होंगे करके। ऑब्जेक्टिव में कभी भी वैसा कुछ वो नहीं है। कहाँ पर, अरे हर जगह का देखो, ग्रासलैंड का इतना से इतना हो सकता है, ये एक है, और डेजर्ट का इतना से इतना, ये प्रेसिपिटेशन के हिसाब से, इसका प्रेसिपिटेशन ज्यादा है और टेम्परेचर ये है, प्रेसिपिटेशन भी तो देखो क्या। हाँ, केस बेस्ड क्वेश्चन में आया है।
आर्कटिक रीजन में पाइन का जो ग्रासलैंड रहते हैं। आर्टिक एक अंटार्कटिक, ज्योग्राफी पढ़ा है ना। ज्योग्राफी। अब ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक। रुद्र बस हो गया, तुम भी चुप रहो, अब हो गया। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स देखते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? पैथोजन, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स जो भी हैं। और अबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये सब। टेम्परेचर का सबसे पहले देख लेंगे तो टेम्परेचर, अच्छा हाँ, इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर कैसा रहता है? ज्यादा रहता है। और पोल्स की तरफ जाएगा तो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो रहेगा, जैसे सब जीरो हो गया ना रुद्र, बस खोजना खत्म हुआ। खोजना खत्म हुआ, पन्ना पलट रहे हो कब से? तो सब जीरो लेवल्स जो है वो कहाँ पर? पोलर एरियाज में। और हाई अल्टीट्यूड्स में कितना रहेगा? ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर का जो रहेगा। अब इसमें याद रखने का ये है कि यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म, यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म मतलब ये क्या करेगा? वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है अपने सर्वाइवल के लिए, और अपने जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस रहेगा वही सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करके कर सकता है वो। तो उसको हम यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स बोल रहे हैं। तो थर्मल से याद रखना किसके लिए रहता है? ये टेम्परेचर के लिए है। ठीक है, तो यूरीथर्मल मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकता है। एग्जांपल्स में कौन से हैं? मैमल्स जितने भी, ह्यूमन बींग्स, लेपर्ड, डॉग, ये सब। और यूरीथर्मल प्लांट्स में रोज, अशोक प्लांट, मैंगो, डेजी, ये सब क्या है? ये सारे यूरीथर्मल प्लांट्स हैं। तुम डेजर्ट कहाँ से? डेजर्ट पप फिश है वो एक एनिमल है। हाँ हाँ, वो ऑर्गेनिज्म का नाम है। तुम लोग वहां से डेजर्ट के अंदर फिश कहाँ से आ गया वाला सीन हो गया। ठीक है, तुम लोग भी कुछ काम कर लिए करो। नेक्स्ट क्या है? प्रथा बाद में करना। रहने दो अभी। स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म मतलब क्या रहेगा वो? स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म मतलब क्या रहेगा? नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकता है। सॉइल और मरीन जितने भी रहेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ स्टीनोथर्मल में पहला क्या रहेगा? थर्मोफिलिक रहेगा, दूसरा क्रायोफिलिक है। तो ये दोनों में देखना, थर्मोफिलिक में क्या रहेगा? ये हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करेगा, रेप्टाइल जैसे कि लिजर्ड और स्नेक्स हो गए। और क्रायोफिलिक मतलब क्या रहेगा? ये लो टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस में भी करेगा। तो इसमें सैल्मन, क्रस्टेशियंस जितने भी हैं, और कुछ स्पीशीज ऑफ सील भी जो रहेंगे वो। और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? स्टीनोथर्मल प्लांट्स के जितने भी। यूरीथर्मल था, वो लिखोगे अभी तुम लोग। यहाँ पर देखना कि इसमें स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? एक नैरो रेंज, मतलब इतना से इतना ही। उसमें जो हाई रहेगा वो कौन सा रहेगा? थर्मोफिलिक रहेगा। और उसमें जो कम रहेगा वो क्रायोफिलिक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग हेडिंग डालो इकोलॉजी का। बहुत ज्यादा हो जाएगा। हो गया ना तुम लोग का? लिखो अब। इसी को लिख लो, पहला वाला सेंटेंस। हाँ, पहला सेंटेंस यहाँ तक का। सारे चैप्टर्स के बाद या पहले? सारे चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। कब है? 18 नवंबर? अरे वैसे नहीं है वो।
बस करो तुम लोग, बाद में देखना, बाद में देखना, बाद में देखना, रखो रखो, बाद में देख। हाँ लिख लिए। इसके बाद बायोम डिस्ट्रीब्यूशन लिखना। बायोम का एक काम करना, पहले डेफिनेशन लिखना फिर डिस्ट्रीब्यूशन लिखना। बायोम। हाँ। हो गया। बायोम इज अ, पता नहीं। संडे को आ जाओ, खत्म कर देते हैं। बायोम का डेफिनेशन और उसको लिखो। बायोम का डेफिनेशन फिर डिस्ट्रीब्यूशन लिख के पूरा ये चारों लिख के। बात करना बंद नहीं होता क्या? डिस्ट्रीब्यूशन लिख के लिखो। डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग डाल के फिर चारों को लिखना। हो गया। तुम लोग अभी ये सब बात क्या चल रहा है? लिख लिए तो मेरे को एक बात बताओ, इसको मैं हटा देती हूँ, मेरे को डेफिनेशन याद करके बता दो। ठीक है, बताओ फिर। कॉपी में क्यों नहीं देखते हो या याद क्यों नहीं करते हो? तुम बात कर रहे थे, उनको पूछना, वो लोग बात कर रहे थे। रुद्र, अभी पढ़ के बता रहे हो, इतना देर से बात कर रहे थे वहां पे, जब हो जाता है तो याद कर लेना चाहिए ना। हो गया ना? अब वो टेम्परेचर डालो। अबायोटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर। हाँ, एबायोटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर डालना। उसके बाद यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर, उसके अंदर यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म। हाँ, उसके अंदर टेम्परेचर, अरे ये इकोसिस्टम का। यूरिथर्मल लिख लो, ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट। इंट्रोडक्शन बस, हाँ। ऑर्गेनिज्म विच कैन, नहीं, यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म।
लिखो उसमें हेडिंग, उसके अंदर बोल रही हूँ। सेम उसके अंदर वही लिख लेना, ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल तक। एग्जाम्पल में दोनों लिख लेना, एक दो कोई सा भी। क्या प्रॉब्लम है, कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो उससे मतलब उसको लिखना ही नहीं है। हाँ, कोई भी दो या तीन एग्जांपल्स लिख लो। हो गया, हो गया, तुम अभी छोड़ो उसको। हो गया। नेक्स्ट क्या था, स्टीनोथर्मल, STENO, ऑर्गेनिज्म। इसमें वही लिखना, ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर सर्वाइवल। हाँ, टेम्परेचर के अंदर ही है ये। हाई टेम्परेचर नैरो रेंज का है, उसमें क्या था, वाइड रेंज मतलब वाइड वाइड, पहले वाले का। रुद्र, वाइड, WIDE वाला वाइड था वो। हाँ, वाइड मतलब बहुत ज्यादा, और नैरो मतलब इसमें क्या रहेगा, हाँ, तो मतलब एक एक टेम्परेचर इसका फिक्स रहेगा, वो रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें टाइप्स में इन दोनों को भी लिखना, सिर्फ नाम लिखना इसका, थर्मोफिलिक करके हाई टेम्परेचर, क्रायोफिलिक करके लो टेम्परेचर। हाँ, थर्मोफिलिक में हाई टेम्परेचर, एग्जाम्पल में कोई सा भी एक लिख लो इसमें, और क्रायोफिलिक में एक लिख लेना। क्या हुआ, ये एक साथ आएगा ना यूनिट का तो पूरा। पर देख लेना आगे से, मतलब जो भी यूनिट वाइज जाएगा मार्क्स। वेटेज 15 मार्क्स उसका है, तीनों चैप्टर का। 5 नहीं आएगा, उससे ज्यादा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स एक दो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी, ये दोनों से ज्यादा आएगा। और इकोसिस्टम से केस बेक, जैसे वो पॉन्ड वाला, पिरामिड वाला, ज्यादातर थोड़ा इधर उधर का आएगा। हाँ, पिरामिड, सॉरी, इसी में से रहेगा वो। इकोसिस्टम का भी पिरामिड है वो, लैंड और पॉन्ड का। हाँ, कौन सा, ये स्टीनोथर्मल का बोल रहे हो, ये पूरा इसी का, ये क्रायोफिलिक का है। ये दोनों उसके एग्जाम्पल्स हैं, स्टीनोफिलिक मतलब स्टीनोथर्मल का अगर एग्जाम्पल लिखना है तो ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ये रहेगा। और तुम लोग को ज्यादातर स्टीनोथर्मल का डेफिनेशन डायरेक्टली पूछेगा। कोई सा भी, मैं बस बताने के लिए तुम लोग को बता रही हूँ, कोई सा भी तुम लोग लिख सकते हो। हो गया ना। कोई सा भी एक या दो लिख लो, तुम्हारी मर्जी। क्या लिख रही है अभी, हो गया ना क्रायोफिलिक। नेक्स्ट देखना इसमें क्या रहेगा, एक्टोथर्म्स का देख लेना। एक्टोथर्म्स मतलब क्या रहेगा, जिसका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या हुआ, एक्टोथर्म और एंडोथर्म नहीं, इसमें सिर्फ टर्म्स देख लो, एक्टोथर्म और क्या रहेगा, एंडोथर्म रहेगा। एंडोथर्म में क्या रहेगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो वो दोनों का समझ लेना। एक्टोथर्म क्या होता है और एंडोथर्म क्या होता है, ये याद रखना है। इकोलॉजिकल नीचे या नीचे जो भी बोलना चाहो, तो ये ये एक, हाँ,
नॉर्मली क्या रहेगा, ये रेंज ऑफ कंडीशन है जहां पर ऑर्गेनिज्म जो है वो टॉलरेट कर सकता है और जो भी रिसोर्सेज उसके पास प्रेजेंट है उसको वो यूटिलाइज करेगा और वही फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो यूटिलाइज कर रहा है तो रोल प्ले हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं इकोलॉजिकल। शांत रहो, रुद्र मस्ती मत करो। तुमको ही पूछूंगी, तुमको पूछूंगी बाद में, फिर तुम ही बताओगे आंसर्स, सारे आंसर्स नेक्स्ट क्लास में तुम ही बताओगे, ठीक है। ये एक ऐसा रेंज ऑफ कंडीशन होता है जहां पर ऑर्गेनिज्म जो है, जहां पर वो प्रेजेंट होगी, उन रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज करेगी और वैसे ही कंट्रीब्यूट करती है इकोसिस्टम के लिए, यूटिलाइज करके। जैसे हम क्या कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहे हैं, या प्लांट्स हो एनिमल्स हो जो भी है, तो वो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोसिस्टम में, तो वही चीज रहेगा। तो इसका डेफिनेशन लिख लो। हाँ, नहीं एक्टोथर्म एंडोथर्म मत लिख, सिर्फ यही वाला जो रहेगा उसको लिखना। हाँ हाँ, उसी में लिख लो। वैसे भी टर्म्स है ये, तुम लोग इतना सोचो मत, डायरेक्टली टर्म्स क्वेश्चन में आएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है करके। हाँ, ये पूरे जितने भी है ना, ये तीनों चैप्टर्स वैसे ही जाएंगे, तुम लोग खुद पढ़ लोगे ना। फिर मैं स्टार्टिंग से फिर टेस्ट लेना शुरू करती हूँ रिवाइज करके, क्या बोल रहे हो। ट्यूसडे को टेस्ट, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, और दोनों चैप्टर्स, दोनों चैप्टर, क्योंकि एप्लीकेशंस में ज्यादा वेटेज नहीं रहेगा उसका, दोनों का प्रोसेस और मतलब दोनों मिला के वो चैप्टर है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस वैसे ही है। मैं आज मैसेज डाल दूंगी, जितना भी रहेगा हो गया। वो तो तुमको लिखना है ना, तुम्हारा काम है। हो गया लिखना, मैं कुछ नहीं सुन रही। तुम ना अलग बैठा करो। वो मॉलिक्यूलर बेसिस वाला, वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर बेसिस का है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसके पहले वाला नहीं हुआ था। अब वाटर का देख लो। प्लांट्स जो है मतलब डिपेंडेंट है वाटर के लिए, किस चीज के लिए, प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी है, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन उनका जो रहेगा, पीएच, सैलिनिटी या टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी हम पहला पढ़ते हैं यूरी हेलाइन, हेलोजन मतलब, हाँ वही हेलोजन, यानी कि सॉल्ट जो रहेगा वो ना, तो सारे यूरी हेलाइन मतलब सॉल्ट नहीं रहते हैं हेलोजन में। तो यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म मतलब क्या रहेगा, वो सैलिनिटी, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी रहेगा, ये टॉलरेट कर सकता है। और वही सेम इसका, जैसे उसका टेम्परेचर का था, ये वाटर का रहेगा, तो ये वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी है बस। हाँ, बेसिकनेस या सॉल्टी जो रहेगा वो है। अब नेक्स्ट स्टीनोहेलाइन भी क्या रहेगा, जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीनोहेलाइन। तो ये सिर्फ उतना ही लिखना, ज्यादा मतलब शॉर्ट में लिखना, वाटर करके यूरी हेलाइन में वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी और नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, उतना ही लिखो बस। नहीं, ये वाटर का तो तुम लोग खुद से लिख सकते हो ना, पानी पीते हो। अब मेरे को फाइव नहीं, वही, गाय पे निबंध, गाय हमारी माता है। हाँ लिख लो।
तुम लोग लिखते लिखते बोला करो, तुम लोग आधा टाइम तो गायब हो जाते हो। यूरी हेलाइन में लिख लेना, क्या लिखोगे? वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, और स्टीनो हेलाइन में नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। सॉल्टी वाटर लिख लो तुम। हाँ हाँ, वाटर 6। दोनों लाइंस भी नहीं लिखने, सिर्फ बस हो गया तुम लोगों का। हो गया? पूरा थोड़ी लिखना था, थोड़ा ही तो लिखना था। लूं मैं? इसमें एक टर्म है, वो है शीजोफाइट्स है। हाँ, तो वो टर्म समझ लो कि होता क्या है करके। जितने भी हर्बेशियस प्लांट्स हैं या श्रब्स हैं, जो कि किसके अंदर रहते हैं? कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज के अंदर। भूमिका बाद में बोलोगी तो बाद में बताओ ना उसको। कुछ नया टर्म कुछ बता रही हूँ। शीजोफाइट्स का मतलब क्या रहेगा? जैसे फॉरेस्ट के अंडर, यानी कि पूरा कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट है, उसके अंदर जितने भी हर्बेशियस या श्रब्स या प्लांट्स रहेंगे, जहां पर लो लाइट प्रेजेंट होगा, उसको हम शीजोफाइट्स बोल रहे हैं। कोई भी जंगल में जहां पर छोटे हर्बेशियस या श्रब प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, जिनको लो लाइट, हाँ लो लाइट उनको मिलता है, तो उसको हम शीजोफाइट्स बोलते हैं। तो उसी से ही उन लोग फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं, तो उसको हम शीजोफाइट्स बोल रहे हैं। तो शीजोफाइट्स का लिख लेना इसमें, लाइट के अंदर जो लो अमाउंट में लाइट प्रेजेंट हो रहा है ना वहां पर। हाँ, थर्ड अबायोटिक फैक्टर है ये लाइट। हाँ, शीजोफाइट्स लिखो, शीजोफाइट्स लिख लेना पहले, उसके बाद लिखना। प्रथा, बात करना छोड़ के पहले लिख लो तुम लोग। क्या शीजोफाइट्स? सेम लिखना है पूरा, स्मॉल हर्बेशियस पूरा सेम ही लिखना है इसका। हाँ, या फिर हर्बेशियस प्लांट्स एंड श्रब्स, लेकिन कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट में रहेगा वो। ना बात करते हो तुम लोग। प्रथा यहाँ से, रुद्र वहां से, दो लोग ही पूरा क्लास को खत्म कर लेते। समझ में आया ना शीजोफाइट्स? आरएनए इंटरफेरेंस याद है? भूमिका याद है? हो गया ना? हो गया, जल्दी करो। सॉइल पढ़ेंगे? नहीं, नहीं हुआ है। ये चैप्टर तुम लोग को मजाक लग रहा है, जब क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तब मजाक निकल जाएगा इस चैप्टर से। चलो आगे देखते हैं, सॉइल देख लो। चुपचाप रहो तुम लोग, ठीक है? तो वो रिलेटेड है ना इससे। क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, सेडिमेंट्री सॉइल या ट्रांसपोर्टेड सॉइल और सॉइल का डेवलपमेंट, ये सारी चीजों, ये सारे किसके प्रॉपर्टीज हैं? सॉइल के प्रॉपर्टीज हैं। सुने मैं क्या बोली अभी रुद्र? चलो नेक्स्ट देखते हैं, रेस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स देख लेना। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हुआ, इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के साथ।
जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए भी हमारा उससे भी इवॉल्व हुए हैं, और वो इम्पोर्टेंट भी है, जो कि क्या बोल रहे हैं हम उसको, रेगुलेटर्स बोल रहे हैं सबको। क्या? हाँ, इसका मतलब, हाँ, ऑर्गेनिजम्स जो कि इवॉल्व हुए हैं किससे, हमारे नॉर्मल रिलेटिव एनवायरनमेंट से, और किससे, बायोकेमिकल रिएक्शन से भी। तो वो मैक्सिमम अमाउंट में जितना इवॉल्व हुए हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है उनकी, उसको हम रेगुलेटर्स बोल रहे हैं, यानी कि रेगुलेट करना पूरा जो रहेगा। तो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, रेगुलेट हो रहे हैं, इवोल्यूशन के साथ वो रेगुलेट हो रहे हैं, वो है। म्यूटेशन वाला नहीं आएगा इसमें, सिर्फ इवोल्यूशन आएगा। इवोल्यूशन का बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। रेस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स है, मतलब जितने भी अबायोटिक फैक्टर्स, क्या क्या पढ़े हम लोग, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर, ये चारों चीजें थी। ये चारों के बेसिस पे ही क्या होगा, यहाँ पर ये एक मैक्सिमम इंटेंसिटी तक जाएगा, इसी बेसिस पे क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो उसी को हम रेगुलेटर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहती हैं वो कौन से हैं, एक रेगुलेटर, दूसरा पार्शियल रेगुलेटर्स, और तीसरा क्या रहता है, कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है। तो रेगुलेटर्स अच्छे से समझना, रेगुलेटर्स का मतलब क्या रहता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होंगी, इवोल्यूशन शो करेंगी विथ रेस्पेक्ट टू बायोकेमिकल रिएक्शन। और क्या रहेगा, वो उसकी जितनी भी इंटेंसिटी रहेगी वहां तक वो मतलब वहां तक वो इवोल्यूशन कर रहा है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेगुलेटर्स बोल रहे हैं। तो ये सारे क्या रहेंगे, जो भी रेस्पॉन्सेस हैं अबायोटिक फैक्टर्स के, वो तीनों ही रहेंगे, एक रेगुलेटर, दूसरा पार्शियल रेगुलेटर, और तीसरा कॉन्फॉर्मर रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग ये डाल के तीनों बस नाम लिखो इसका। ये रेस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स, फिर रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर, और कॉन्फॉर्मर्स। हाँ, सॉइल बस सिर्फ वो लिख लो तुम लोग, सॉइल नाम बस लिखो। हाँ, सॉइल के अंदर कुछ मत डालो, बस हो गया। ये तीनों लिख लो, रेस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स। टेम्परेचर का ही मेन इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के बारे में, हाँ, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के बारे में उसी में ज्यादातर दिया रहेगा। पहले लिखो इतना ही। फिर रेगुलेटर्स का डेफिनेशन लिख के, रेगुलेटर का भी डेफिनेशन लिख लो, रेगुलेटर का डेफिनेशन लिख लो। हम्म, ऊपर वाला को रेगुलेटर्स के अंदर लिखना है, रेगुलेटर का डेफिनेशन। ये सिर्फ इसमें दिख रहा है, बड़ा कॉपी में बड़ा नहीं रहेगा वो। आगे फिर बाद में पार्शियल रेगुलेटर और कॉन्फॉर्मर्स देखेंगे, फिर एक ग्राफ रहेगा इसका भी। अभी नहीं, तुम आओगे ना संडे को, ये आएगा पहले अकेले, संडे को। नहीं, मैं क्यों, तो मेरी क्लास तो है भी नहीं, मेरी क्लास नहीं है, मेरी क्लास नहीं है, मेरी क्लास नहीं है, मेरी क्लास नहीं है। ये पूरा कंप्लीट हो गया रेगुलेटर्स तक। तुम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हो अच्छे से? जिसमें तुम नहीं पढ़े थे ये बोलोगे? तुम लोग पीवाईक्यूज चेक किए बुक से? कैसा लग रहा है पेपर देख के? सारा चेक की?